جو بندہ बालाज की प्लानिंग में शामिल है उसको पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए और कोई पुलिस मुकाबले में मरे या ना मरे, इन सब लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। इसके बड़ों के ऊपर 250 से ऊपर फ्रॉडों के मुकदमे हैं। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है 60 लाख रुपए अपनी बीवी को देता है, रख जरा सांभ ले, तो बीवी ये भी नहीं पूछती कहाँ से लाए हो, तो बीवी साथ इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। नाज़रीन, अमीर बलाज कत्ल केस में आए रोज़ नई से नई अपडेट आ रही है। अब तक तकरीबन 8 से 10 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और इस केस के बाद से बहुत बड़ी एक ये भी पेशरफ्त हुई है कि DIG जो CIS थे मलिक लियाकत साहब, उनका भी तबादला कर दिया गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तबादला शायद अमीर बलाज के जो कातिल हैं उन्होंने करवाया है। अब इस सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ एक बार फिर शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो DIG साहब का तबादला हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये जो है ना, कल एक क्राइम रिपोर्टर है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, उनका नाम है मंसूर भट्ट। उन्होंने जो है ना अपने प्रोफाइल पे जो है ना ये एक मैसेज लिख के छोड़ा हुआ था, जिसको लोगों ने बड़ा पढ़ा है और लोगों ने मुझे जो है ना सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना भेजे हुए हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम की बीट है उनकी। उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये जो है ना जो टिफी एंड कंपनी है, गोगी भट्ट वगैरह जो है, उन्होंने जो है ना ओन चौधरी को कहकर जो है ना ये तबादला करवाया है। तो उसमें उन्होंने थोड़ी तफसीलियाँ लिखी हुई थी कि एक बड़ा रैंक है, DIG जो इन्वेस्टिगेशन है बड़ा रैंक है। आखिरी जो है ना केस की तफ्तीश का जो साइन है वो उनका उनका होना होता है कि केस की तफ्तीश जो है ना बड़ी शफाफ और बड़ी यानी मुनसिफाना तरीके से जो है ना क्लियर हो चुकी है। DIG CIA जो है ना वो छोटा रैंक है। अभी DIG जो इमरान किशोर हैं वो DIG इन्वेस्टिगेशन थे, तो उनको ये इधर जो है ना CIA में लाया गया। तो मंसूर भट्ट साहब ने जो पोस्ट की उसके मुताबिक ये था कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो रीजन उसमें देखें, IG साहब जो है सुप्रीम वो है, चीफ है, कमांडर हैं सारी पुलिस के फोर्स के। तो उनकी पॉलिसी जो है ना उसके साथ, तो अभी में क्यों उन्होंने किया है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, ये तो IG साहब से बेहतर तो इसका कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अब आप मेरी अगर राय लेना तो मैं ये कहूँगा, देखें सबसे पहले ये होता है कि आपको देखना पड़ता है कि आपके ऊपर जो जुर्म है, अब 302 अगर FIR पे लिखा हुआ है, 302 आपके ऊपर नहीं है। इसमें जितने भी मुलज़मान होते हैं ना, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर अलग-अलग जो है ना वो दफ़ा लगती है। मीन्स एक बंदे ने असला लहराया है, उसके ऊपर गिरफ्तार होगा सिर्फ 13 में बैठ पड़ेगी। एक बंदा ललकारा मारता है, उसके ऊपर 302 होगी, लेकिन उसका जुर्म ललकारे की हद तक है। उनका जो जुर्म है ना वो है ईमान। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ। और पढ़े लिखे लोग जो है ना जो कानून को फॉलो करते हैं, वो डेफिनेटली मेरी बात को समझ जाएँगे। अब आपके ऊपर जुर्म है ईमान का, और DIG का रैंक जो है ना वो बाप होता है फ़ोर्स का, वो वालिद होता है, वालिद। यानी अपने नीचे जितने भी उनके फोर्स के वो जो है ना सरबराह कामगार, वो उनका वालिद होता है, ये बात याद रखें। और उसका तबादला जो है ना करवाना कोई ऐसे नहीं होता कि आपने शतरंज का वो घोड़ा उठाया और उधर रख दिया, ये वो काम नहीं होता, बड़े हाई लेवल के ये काम होते हैं। और इसके पीछे इतनी कुछ सबूत या कोई इतनी कोई मजबूत मुझे चीज नजर नहीं आ रही कि पता नहीं उन्होंने फांसी पे लटक जाना था, जो उन्होंने कुछ अपने सोर्स लड़ाए हो, सिफारशात के तहत किया हो। मैं नहीं मानता इस बात को। तो वो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, अब उनकी बात को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप मंसूर भट्ट साहब से भी एक दो बार राब्ता करें। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि 2 शूटर जिनके कुछ शॉर्ट लिस्ट नाम किए गए हैं कि इनका आने वाले चंद दिनों में पुलिस मुकाबले में इनको पार कर दिया जाएगा, वो कौन से 2 शूटर हो सकते हैं? यार शूटर का तो मुझे नहीं पता किनका उन्होंने कहा है, लेकिन ये जो रीत चलने लगी है ना, ये जो रिवायत बनने लगी है कि जी जिसके टुकड़ों को के ऊपर आप पलते हैं ना, जिसके टुकड़े खा के आपके घर वाले सारे बिजली के बिल तक आपके वो बंदा जमा करवाता है। आपकी गाड़ी की हवा से लेकर पेट्रोल तक वो बंदा उठा के बैठा हुआ है। तो आप उसके साथ जो दगा धोखा आपने किया ना, ये एक रिवायत बनने लगी है। दुश्मनदार लोग जो है ना वो बगैर असले के वो बाहर नहीं निकल सकते। और अगर वो असला लेके निकलेंगे तो पुलिस पकड़ लेती है। तो अगर वो, आप मुझे ये बताएँ, अब वो बाहर निकलने के लिए किसी की शादी, किसी के गम में जाने के लिए वो क्या करेंगे? उनके पास तो दूसरा रास्ता ही नहीं, तो वो रास्ते उनके बंद कर दिए गए हैं। तो दुश्मनदार लोग, उनकी भी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ़ है उनकी, वो बेचारे क्या करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया में जहाँ तक देखा जाता हूँ, अपने यूट्यूब शाहिद चौधरी ऑफ़िशियल चैनल पे या आप भाइयों के वसातत से जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि और कोई पुलिस मुकाबले में मरे या ना मरे, इन सब लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। जो बंदा बालाज की प्लानिंग में शामिल है, उसको पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए, ताकि ये रिवायत जो है खत्म हो जाए।
और ये आप समझते हैं कि ये जो 2 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, इनमें एहसन का भी नाम हो सकता है, इनमें किसी दूसरे शूटर का भी नाम हो सकता है? ये ऐसे नहीं होता, ये आपको किसी ने गलत कह दिया है कि वो नाम होता है तो पुलिस मुकाबले होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह का उनका गैंग है ना, ये मैं आपको प्रेडिक्शन करने लगा हूँ। मैं कह दूँ कोई फलाँ का नाम है, नाम लिख के कभी पुलिस मुकाबले नहीं होते कि ये 2 जो है इनको शॉर्ट लिस्ट कर दो, ये हवाएँ होती हैं। मंजन बेचने के लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। एहसन शाह बहुत खतरनाक आदमी है और मुझे भी लोग कॉलें करके कह रहे हैं कि जी पुलिस को आप कहें कि वो अलर्ट हो जाए। पुलिस जो है ना जब इसको पेश करने के लिए जाएगी ना, तो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये जो है ना डेफ़िनेटली पुलिस के ऊपर हमला करवाएगा, पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाएगा और ये जेन्युइन भागने की कोशिश करेगा। और मैंने अपने अदारों को अलर्ट कर दिया हुआ है। मैंने उनको ये कहा हुआ है इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, जब आप इसको पेश करने जाएँगे तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ नंबरों से, बैरून मुल्क से कॉल्स आ रही हैं कि जी आप जो है ना इस बंदे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये बंदा पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करेगा। तो मैं पुलिस वालों को ये कहता हूँ कि अगर ये कोशिश करे, तो इसके साथ ज़बरदस्त किस्म का एनकाउंटर करें। इसकी सारी टीम जो इसको छुड़वाने के लिए है, उनको भी ज़ख्मी करें, उनको मारें, ताकि आइंदा कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके। वैसे शाहिद साहब, इस कत्ल के केस में जो असली कातिल था वो तो मौके पे ही मारा गया था। अब एहसन का जो किरदार है इस केस में, वो है एक मुखबिर का किरदार। तो इसमें आप मुझे बताएं कि उसकी कितनी सज़ा बनेगी एहसन की? क्योंकि उसने जो रैकी करके जो उसका सौदा किया है कि जी आज अमीर बिलाज बगैर गनमैनों या बगैर असले के एक शादी पर जा रहा है। तो आपने जैसे पहले कहा कि इमाम पर, तो हो सकता है कि इसका भी जो जितना जुर्म है, इसको उतनी ही सज़ा दी जाएगी या फिर मज़ीद इसके खिलाफ कुछ और भी बड़ी सज़ाएँ दी जा सकती है इसे? आपने जो कहा है ना कि असल मुजरिम जो था, वो तो मारा जा चुका है। अब मेरी बात सुनें, असल मुजरिम जो है वो मारा गया है, उसको वहाँ पे भेजा किसने? जिस बंदे ने उसको भेजा है, वो भी मुजरिम है। वो किसने भेजा है? वो अभी तक तो नाम तीफी भट्ट का आ रहा है ना। गाड़ी भी उसी ने दी, असला भी उसी ने दिया। नहीं, ये चीज़ें जो है ना, ये तफ्तीश में गाड़ी का और असले का तो नहीं आया हुआ, ये आया हुआ है कि बंदे वहाँ से मैनेज किए गए हैं। उन्होंने जो है ना, उसने जब मारना था ना उसको बलाज को, उसके बाद जो पीछे हैंडलर दूसरी टीम थी, बी टीम, उन्होंने शूटर को मार देना था और देखो मार भी दिया है। फिर ये जो शूटर को मारने वाले थे ना, सुनने में लोग आया कि ये भी कह रहे हैं कि जब इन्होंने डाले की तरफ जाना था ना, तो उन 2 बंदों को भी मार दिया जाना था। यानी 4-5 बंदों के और कत्ल होने का मंसूबा बना हुआ था। ये प्लान नहीं था। ये फिर साजिश। फिर वो जो कातिल जो कत्ल हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं कि वो अमीर बिलाज के गनमैनों की फायरिंग से कत्ल हुआ है या फिर वहाँ पर जो मौजूद शूटर थे, उन्होंने ही खुद उसे मार दिया हो? ये 110% जो है ना हैंडलर्स जो साथ थे, जिन्होंने उसको वहाँ से निकालना था, उनकी फायरिंग के साथ वो जो है ना फौत हुआ है, वो मरा है। वो अमीर बिलाज के गनमैनों की फायरिंग से नहीं हुआ? अमीर बलाज के गनमैनों की फायरिंग के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वीडियो आप देख लेना निकाल कर। उस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा जब फायर होते हैं, तो पीछे घूम के भी कोई बंदा नहीं देखता। उन सब की क्योंकि फायर नज़दीक हुआ है ना, मैं आपको पीछे रख के फायर करता हूँ ना, तो आप जितने मर्ज़ी दिलेर दबंग होंगे ना, आप आवाज़ कान आपको बताएँगे बिल्कुल पीछे फायर हुआ है। आप मुँह जिधर होगा उधर दौड़ लगा देंगे। थोड़ा-सा आगे जाके आप सोचेंगे अब मैं देखूँ पीछे क्या है। अगर आप फायर 200 फुट दूर होता है ना, तो उस फायर को आप ये देखेंगे आप आपके कान बताते हैं कि बड़ी दूर हुआ है। आप यकीनन घूम के देख सकते हो। जब यहाँ पे रख के वो तो ब्रेस्ट था। किसी बंदे ने पीछे घूम के नहीं देखा। ये हैंडलर जो थे ना, जो उसको हैंडल कर रहे थे, उन्हें कहा गया था कि जब ये उसको मारे, तुमने इसको मार देना, ताकि बात जो है ना बिखर जाए। लोगों ने तो फिर यही कहना ना कि जी वो बलाज दे दोस्त ने देखो फायरिंग करके गनमैन उसका वो जो शूटर था मार दिया। शूटर किसने मारा है ये किसी को नहीं पता। ये इंटेरोगेट जो पुलिस कर रही है ना, अभी डीआईजी देखें वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है इमरान किशोर, वो आम आदमी है। अब वो इस तफ्तीश को अगर उन्होंने आके देखना है, मॉनिटर करना है, अपने अफ़सरान को चेक करना है, तो मेरा ख़्याल है वो सीनियर थे। वो इत या शायद हो सकता है इतने सीनियर बंदे को इस पोस्ट पे लगाया गया हो कि भई आप इसको सारा मॉनिटर करें। अच्छा, डायरेक्ट शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि एहसन का नाम ही सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि जी एहसन ने ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं एहसन को आगे लाकर ये जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट है, इनको बचाने की तो नहीं कोई प्लानिंग की जा रही? कैसे वो उसको आगे ये पता है क्या ये मंजन बेचने वाली चीज़ें हैं, कि जी मैं अभी यहाँ पे कह दूँ कि जी वो जो है ना तीफी बट उसके लिए ना फलाँ काम हो गया। ओए देखिए ये बात सुनें, मैं एक जेंटलमैन बंदा हूँ, मुझे दुनिया देखती है, आपके साथ से जब जो भी मेरे सोशल मीडिया पे जिसके प्लेटफ़ॉर्म पे जो मेरे मौक़िफ़ आते हैं, जो मैं राय अपनी देता हूँ, तो मैं राय वो दूँ ना, मुझे पता है सारी दुनिया इस बात को मान जाना है। ये ऐसे नहीं होता कि आप कहें जी वो गोगी भट्ट ने, तीफी भट्ट ने उसको पेश करवा दिया हो, तो वो खुद बच जाए, वो कैसे बच जाएँगे? अभी जो पुलिस लगी है ना, ये 1980 और 90 की दहाई वाली नहीं है।
یہ 20 یعنی 20 سے 30 کا جو ہے 10 سال کا ٹرن اوور ہے، اس کے لیے پولیس افسران کام کر رہے ہیں. ڈیجیٹل جو ہے نا میڈیا اتنا فاسٹ ہے، سائنسی آلات پولیس کے پاس اتنے ہیں، لوکیٹر ان کے پاس موجود ہیں، ڈیٹے سی ڈی آر، یہ کہاں سے پکڑے گئے سارے؟ اگر یہ 10 سال 20 سال پیچھے اب چلے جائیں نا تو پولیس کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، کبھی بھی شاید یہ قتل ٹریس نہ ہوتا. لیکن یہ سائنسی آلات کی موجودگی میں اس کو پوشیدہ رہنا ہی بڑا مشکل تھا. انہوں نے دیکھے زمین سے سارے بندے، کتنی گرفتاری ہوئی آپ کو اندازہ ہے؟ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ بندہ انٹیروگیٹ ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا ٹنڈوں کے ڈھیر رکھ گئے ہیں، ٹنڈے ٹنڈے وہاں پہ ہوتی جا رہی ہیں. تو ٹنڈے کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ لڑکیوں کو آپ چھیڑیں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کا منہ کالا کریں گے، گدے میں بٹھائیں گے، یا آپ کی ٹنڈ کریں گے، دو ہی کام ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یہ گھٹیا شو کرنے کے لیے معاشرے کا یہ جو ایسنٹ ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو نہیں پتا. یہ ہمارے کرایہ دار تھے الرحمت مارکیٹ کے اندر، اس کے بڑے مظفر شاہ اس کا والد، اس کے چاچا اقبال شاہ، ایک بلا سجاد شاہ، اس کو بلا کہتے تھے، یہ ہمارے کرایہ دار تھے. 1990 میں انہوں نے علی کیپٹل کارپوریشن کے نام سے دفتر کھولا تھا. ہمارے ہاں انہوں نے کوئی کمپلینٹ میں اگر کہوں کہ یہ کمپلینٹ، کوئی کمپلینٹ نہیں تھی. اس وقت ان کا ابتدا تھی، یہ لوگوں کو پلاٹس دکھاتے تھے، قرآن دادی میں پلاٹ نکالتے تھے، ان کا مال لیتے تھے، دیتے، جو بھی کرتے تھے. 10 سال کے بعد یہ چھوڑ گئے. اس کے بعد سنا ہے کہ یک دم جو ہے نا انہوں نے راوی روڈ میں انت مچا دیا نا. انہوں نے کیپٹل کارپوریشن کے نام سے قسطوں کا کام شروع کر لیا اس کے بھائی نے، وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے در بدر کر دیا. پھر انہوں نے سادے پراپرٹی کا کام شروع کیا جس کو یہ ہینڈل کر رہا تھا، یہ جو احسن شاہ ہے. تو یہ بھی وہی 2 نمبر کام. اس کے بڑوں کے اوپر 250 سے اوپر فراڈوں کے مقدمے ہیں. میرے پاس آڈیو ریکارڈنگیں پڑی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب ان کا شجرہ نسب کھولیں. تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کا بیج کھلائیں گے تو آگے اگے گا کیا؟ مجھے یہ بتائیں. بیج بوئیں گا گونگلو دا تو گاجر کتوں کھائیں گا؟ تو وہ حرام کا مال انہوں نے کھایا ہوا تھا. پولیس ان کے پیچھے، اس کے بڑوں کے، کبھی وہ پاکستان کا میرا خیال شاید ہی کوئی شہر ہے جہاں پہ انہوں نے پراپرٹی کے دفتر نہیں بنائے ہوئے. تو شاہ صاحب احسن شاہ کو تو گرفتار کر لیا، اب اس کے گھر والے اپنے گھر کو تالا لگا کے کیوں بھاگ گئے ہیں؟ اس کے گھر والے تالا لگا کے سمجھ لیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی اسی بڑے دربدر ہو گئے ہیں. حالانکہ اس وقت جو ہے نا شارجہ جو ہے نا اس کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے جو ہے نا شارجہ اسٹیٹ کے نام سے صدیق ٹریڈ سینٹر کے اندر انہوں نے فراڈ کا دفتر بنایا ہوا ہے. تو یہ تالا لگا کے تو گھر کی چیزیں تو اندر ہی ہے نا. دربدر تو یہ ہے نا، دربدر تو وہ بندہ ہوتا ہے جس کے گھر سے پولیس، جس طرح بدماشوں کو گھروں میں ڈوگر صاحب نے ریڈ کروائے ہیں، بدماش دربدر ہوئے تھے. یہ کیا دربدر ہوا ہے؟ یہ تو کوئی دربدر نہیں. ٹنڈ اس کی اگر ہوئی ہے تو یہ میری نظر میں اس نے جو خدا کے گھر میں جا کے منافقت کی اور ٹک ٹاک کے لیے اپنے بال بچائے، اور اس نے کہا کہ میں اگر وہاں ہوں گا تو 302 کی ایف آئی آر درج نہ ہو جائے. تو قدرت کا معجزہ دیکھے نا، ایف آئی آر بھی فٹ ہو گیا ہے اور ٹنڈ بھی یہاں پہ ہو گئی. یہ مقافات عمل ہے. تو یہ کب تک تفتیش جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور جو مرکزی جو ملزمان ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ تفتیش مکمل ہو چکی ہے بھیا، ابھی گرفتاریوں کا عمل جاری ہے. تفتیش تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، سارا کچھ کھل گیا ہوا ہے. ابھی تو لوگوں کو، افراد کو گرفتار کر رہی ہے پولیس نا. میں اب کہوں، پہلے بھی میں نے کہہ دیا تفتیش ختم ہو گئی ہے. ہاں، اب آپ یہ پوچھیں کہ اگر تفتیش کمپلیٹ ہو گئی تو پولیس پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہی؟ بھیا اس کی وجہ یہ ہے، ہر چیز انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھنی ہے. انہوں نے اعلی قتل دکھانا ہے، انہوں نے پاسپورٹ دکھانے ہیں، انہوں نے جو 60 لاکھ روپے جو اس نے احسن شاہ نے اپنی بیوی کی جا کے بیڈ کے اوپر پھینکا ہے وہ ٹیبل پہ رکھنا ہے. اس کی بیوی کو سامنے لانا ہے. اس کی بیوی کو بھی گرفتار کیا؟ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، یہ نہیں پتا کیا ہے کہ نہیں کیا ہوگا یار. اگر وہ 60 لاکھ روپیہ، شادی 5 تاریخ کو ہوتی ہے، 15 تاریخ کی رات کو وہ جا کے 60 لاکھ روپے اپنی بیوی کو دیتا ہے، رکھ ذرا سانبھلا ہے. تو بیوی یہ بھی نہیں پوچھتی کہاں سے لائے ہو، تو بیوی ساتھ انوالو ہے. اوپر سے دیکھنا اس کی بیوی کی ڈریسنگ آپ دیکھیں یار، لوگوں کو شرم نہیں آتی. اور ایسی تصاویر جو ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، کیا وہ اپنی بیوی کی جو ہے نمائش کروا رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میری بیوی دیکھو کتنی سونی ہے. شریف آدمی جو ہے نا، جو اچھے بیک گراؤنڈ کا ہے، جو ایک جو ہے نا بڑے یعنی سمجھدار ذہن کا مالک ہوگا نا، وہ کبھی بھی اپنی فیملی کی تصاویر اپلوڈ نہیں کرے گا. یہ دنیا کی سب سے گھٹیا حماقت اور سب سے بدکماشی والی یہ حرکت ہے. تو میں تو اس کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ اچھا بندہ ہے. میں نے تو افسران کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے اتنے پولیس مقابلے ہمیں امن دینے کی نیت سے کیے، سینکڑوں کی تعداد میں کیے، ان میں ہر بندہ گناہ گار نہیں ہوگا. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے. کئی بے گناہ ساتھ مر گئے ہوں گے، لیکن کون سے؟ جو پولیس مقابلے کے ٹائم جو ہوتا ہے نا ساتھ ہوتے ہیں اس کرمنل کے، وہ بھی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں. ہوتے وہ بے گناہ ہیں لیکن وہ کرمنل کے ساتھ لینے کے آگے ہیں. تو صاحب اس کیس کا جو دباؤ ہے پولیس پر، کتنا کو دباؤ ہو سکتا ہے؟ پولیس کے اوپر کس چیز کا دباؤ ہونا ہے؟ پولیس کے پریشر اوپر بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ. نہ وہ پولیس افسر ہی نہیں جو دباؤ لے لے. ہاں یہ ہے،
पुलिस अफ़सर जो है ना, अब इसकी तफ्तीश को मंतकी अंजाम पे जो है ना, क्यों जो है शफ़ाफ़ियत से या मसावी जो है रख के, बैलेंस रख के इसकी तफ्तीश करेंगे। वजह, यार इसको पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। एडी भाई आप देखें माशाल्लाह, आपको भी दुनिया लाखों में देखती है, आपको मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ। हिंदुस्तान का डिजिटल मीडिया जो है ना, जो रिपोर्ट्स कर रहा है ना, आप उसमें कमेंट बॉक्स को पढ़ें। यार उन्होंने उम्मत मुसलमान को जो है ना झंझोड़ कर रख दिया, और हम लोगों से होना भी ऐसे ही चाहिए। हम लोग भी जो है ना उँगली वाली और रिचुअल होने वाली बात पे ना अपने आप को अपना पिंडा छाँटते हैं, और हमारी गैरत को सलफ़ को मारता है ना, तो फिर हमारी गैरत जागती है। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ये पाकिस्तानी जो है ना इतनी बेगैरत कौम है, ये देखिए मैं सारी दुनिया को बता रहा हूँ, कि अगर इनको मुनासिब पैसे दिए जाएँ, तो ये अपनी माँ और बहन का सौदा कर देते हैं। यार डूब के मर जाना चाहिए। जैसे ने भी तो इसी तरह का काम किया है ना। तो यही मैसेज, इस बेगैरत की वजह से सारा कुछ हुआ है ना। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ, एक गुनाह और सही। इतने अल्लाह ताला ने आपसे चले काम लिए हैं, उनमें कुछ मस्बत भी हो सकता है, कुछ आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो एक गुनाह और सही चले गए। लोग क्या कह रहे हैं कि जी पुलिस बदमाशाना मिल गई, अंडरवर्ल्ड ने तीफी बाटा ने डीआईजी बदल देता, और देखो जी इंज हो गया, और ये एक तूफान बदतमीजी बरपा है।